जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का सीट नंबर 1 से लेकर 6 तक हम लोगों ने देख चुका है। आज हम लोग देखेंगे स्पार्क पब्लिकेशन का सीट नंबर 7 जो कि बिहार सचिवालय के लिए एक रामबाण सीरीज चल रहा है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने 1 से लेकर 6 तक जो है स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। बहुत सारे बुक बिहार सचिवालय के लिए आपको अपलोड कर दिया गया है। एक बार प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सुपर फास्ट रिवीजन होगा तो इसमें विश्लेषण बहुत कम ही करेंगे। ठीक है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमोटिक मैपिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस संस्थान पर अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है दोस्तों, ये कोलकाता में अवस्थित है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ये जो है कोलकाता में अवस्थित है, ये हमें याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन जो स्थित है ये यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में वृहत तटीय रेखा है। तो भारत के किस राज्य में वृहत तट रेखा है। तो सबसे बड़ी तटरेखा जो है राज्य की गुजरात राज्य की है। दोस्तों, सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। उसके बाद कौन है? तो तमिलनाडु है। ठीक है, तो याद रखेंगे। सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन है। तो विश्व का यहाँ पर जो 5वां सबसे बड़ा पर्वत हो जाएगा दोस्तों, ये मकालू पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मकालू पर्वत है। लेकिन एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, तो K2 हो जाएगा, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें दोस्तों कि ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन बोले कि पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये कंचनजंगा हो जाएगी, जो कि पूर्णतः भारत में है। ठीक है, सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, ये भी हमें याद रखना है। छठे नंबर प्रश्न की बात करें, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। 7वां नंबर प्रश्न है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है। तो 7 का यहाँ जो आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा गणित का मूल पाठ है। भास्कर की लीलावती गणित का मूल पाठ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया, उसका नाम क्या था। तो 8 का यहाँ जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी पूर्व में आया था यह मोहम्मद बिन कासिम, जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर लगाया था, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण पर, बच्चों पर, महिला पर, ये सब पर जो है जजिया कर नहीं लगाया था। ठीक है, जजिया कर एक गैर मुस्लिम व्यक्तियों से लिया जाने वाला सुरक्षात्मक कर था, यह भी हमें याद रखना है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 16 अप्रैल 1853 जो सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वो डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में आया था, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें दोस्तों, तो वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अब प्रथम जो है लॉर्ड कैनिंग कौन थे। तो भारत के प्रथम जो है वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी हमें याद रखना है। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए किया गया। तो अनुच्छेद 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान सिविल संहिता जो किया गया है दोस्तों, ये किसके लिए किया गया है। तो ये नागरिकों के लिए किया गया है। अनुच्छेद 44 जो है दोस्तों, ये समान संहिता है, समान सिविल संहिता है, और ये नागरिकों के लिए है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि भारत का अगर कोई जो नागरिक है वह नागरिकता खो देगा, वह किस कारण से खो देगा।
तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देख लेते हैं उसका ऑप्शन। तो भारत का कोई नागरिक नागरिकता खो देगा अगर भारतीय नागरिक से परित्याग करता है, यानी कि वह नागरिकता से भारतीय नागरिकता से त्यागपत्र देता है तो वह नागरिकता खो देगा, या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को वह प्राप्त करता है तो वह भारत की नागरिकता खो देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 इसका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं, नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है। अनुच्छेद 511 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच नागरिकता वर्णन है। 12 नंबर प्रश्न है, नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो नरसिम्हा कमेटी जो संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है, ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो 13 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा अमृत योजना। अमृत योजना जो है केंद्र सरकार की भारत की मुख्य शहरों के विकास से संबंधित योजना है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। तो भारत की राजकोषीय जो नीति प्रतिपादित की जाती है वो वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह हैं। ये भी हमें याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर जो है यह जो है अपना केंद्रित रहता है, यानी कि उसकी सुरक्षा के लिए जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि तालचर कोयले की खान कहाँ अवस्थित है। तालचर कोयले की खान उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा के तालचर में कोयले की बहुत बड़ी खान है दोस्तों। झारखंड भी कोयले के लिए ही जाना जाता है, ये भी हमें याद रखना है। बिहार में कोयला नहीं पाया जाता, ये भी हमें याद रखना है। 16वां नंबर प्रश्न है, नगर कोझिकोड का क्या कहलाता है। तो नगर कोझिकोड जो है क्या कहलाता है, तो ये कालीकट कहलाता है। क्या कहलाता है, कालीकट। यह केरल में है दोस्तों, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र की साथ नहीं मिलती है। तो भूटान के साथ नहीं मिलने वाली राज्य कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो मेघालय जो है दोस्तों यह भूटान से नहीं मिलती, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल भूटान से मिलने वाले राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कारण से दिन और रात होते हैं। तो किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। वहीं पूछे किस कारण से मौसम परिवर्तन होते हैं, तो पृथ्वी की परिक्रमा, यानी कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो मौसम परिवर्तन की घटना होती है, ठीक है। ये भी प्रश्न हम लोग याद रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। तो यहाँ जो खरीफ फसल होने वाली है दोस्तों यह बाजरा हो जाएगा। खरीफ फसल कौन है, बाजरा, चावल, ये सब खरीफ फसल है, ठीक है। रबी फसल की बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों आलू, सरसों, चना, गेहूँ, मटर, मसूर, जौराई, ये सब रबी फसल हैं। तो अगर आपको रबी फसल याद हो तो आपको खरीफ फसल याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। खरीफ फसल का जो ट्रिक है वो आप बोलिएगा तो एक वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा, अगर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर खरीफ फसल बाजरा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, नासा के मानवरहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया। तो जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया, देख लेते हैं दोस्तों। जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया, तो जूनो ने बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया। जूनो ने बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया है, ये हमें याद रखना है। 21 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। वहीं 35 वर्ष की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष है, ये भी हमें याद रखना है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष है। वहीं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा 25 वर्ष है, ये भी हमें याद रखना है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। वैदिक काल में जो है ग्राम प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो है अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। 25 नंबर प्रश्न, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा है ये लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशीय रूप में यानी कि अपने स्वदेशी रूप में बनाया गया है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह हो जाएगा कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। देशीय रूप से परमाणु शक्ति स्टेशन है कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। ये सब भी हमें याद रखना है। 27 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्रों में कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये जो द्वीप है दोस्तों ये जंजीबार द्वीप है। जंजीबार द्वीप अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र के द्वीप पर स्थित है। 28 नंबर प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया थे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया थे। ये भी हमें याद रखना है। 29 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया? तो श्रम विभाजन की धारणा का जो समर्थन किया है एडम स्मिथ ने किया है। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया है। चलते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी मांग का प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं होता है? तो ये इसका जो सही आंसर होने वाला है बचत का निर्धारण नहीं होता है। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। अमृतसर की प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? तो अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो बनाया गुरु अर्जुन देव ने बनाया है। गुरु अर्जुन देव ने बनाया है अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर। अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव ने बनाया है। ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का वह कौन सा भाग है जो नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो भाग 2। भाग 1 में जो है दोस्तों राज्य के बारे में है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो ये सब भी हमें याद रखना है। ठीक है, चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का जो आशय यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों स्थानीय सरकार। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार, यानी कि पंचायती राज के बारे में यह कहा गया है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो हड़प्पा व्यापार यहाँ पर केंद्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लोथल, जो कि हड़प्पा स्थल का बंदरगाह स्थल था। ये जो है दोस्तों लोथल भोगवा नदी गुजरात में पड़ता है और इसकी खोज 1952 से 55 के बीच रंगनाथ राव ने किया था। यह हड़प्पा स्थल का बंदरगाह था। लोथल जो है बंदरगाह स्थल है और हड़प्पा व्यापार का प्रमुख केंद्र में यह आता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, ये भी हमें याद रखना है। रोपर पंजाब में पड़ता है, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति के निम्न निर्देशों सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का आयोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राम पंचायतों का आयोजन। 36 नंबर प्रश्न, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो कौन सुनिश्चित करता है? तो पंचायती राज सुनिश्चित करता है। भारत में आधारित लोकतंत्र जो है पंचायती राज सुनिश्चित करता है। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। जबती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया था? तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा 1/3 जो है यह निर्धारित किया गया था। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति समाप्त कर दी? तो भारत में फ्रेंच शक्ति किसने समाप्त कर दी दोस्तों? तो ये कर दी वाडिवास का युद्ध ने। वाडिवास युद्ध कब हुआ था ये आप जरूर कमेंट करके बताएं। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये भी हमें याद रखना है।
चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कर्क रेखा जो है यह पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है, ये हमें याद रखना है। जबकि बांग्लादेश भारत और म्यांमार से होकर कर्क रेखा गुजरती है, पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक है गमछा झार मित्र पर, आपको पिछले सेट में ये ट्रिक करवा दिया गया है, देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि एक रीट है दोस्तों, जो किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो उच्चतम न्यायालय एक रीट जारी करेगी उस व्यक्ति के सुरक्षा के खिलाफ। तो वह कौन सा रीट हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी व्यक्ति को तुरंत कोर्ट में प्रस्तुत करो, ये एक रीट होता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है सोन नदी। कौन नदी दोस्तों, सोन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है जो गंगा में आकर मिल जाती है। 42 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। तो 42 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है रॉक एडिक्ट 13। चलते हैं दोस्तों 43 नंबर प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी हो जाएगी वह हो जाएगा थानेश्वर। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी थानेश्वर इसकी हर्षवर्धन की राजधानी थी। ह्वेनसांग जो है दोस्तों एक चीनी यात्री था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यह भी हमें याद रखना है। हर्षवर्धन की अगर दूसरी राजधानी पूछे तो यह मथुरा हो जाएगी, ये भी हमें याद रखना है। थानेश्वर फर्स्ट राजधानी थी, मथुरा दूसरी राजधानी थी या सांस्कृतिक राजधानी थी हर्षवर्धन की, ये भी हमें याद रखना है। 44 नंबर प्रश्न, माई अनफॉर्गेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है। माई अनफॉर्गेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बुक के लेखक ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है। तो दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो जूबा है। क्या है, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है, ये भी हमें याद रखना है। 46 नंबर प्रश्न, अत्याधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं। अत्याधिक प्रदूषणकारी उद्योग जो है किस कोटि में आते हैं। तो ये लाल कोटि में आते हैं, ये भी हमें याद रखना है। 47 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी कि हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में परिभंजन यानी कि हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है। तो 47 इसका जो राइट आंसर होने वाला है विली विली। ऑस्ट्रेलिया में जो हवाएं चलती है दोस्तों, तूफान चलती है, उसका नाम विली विली है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो मास्टर जी इनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगे। और एडुटेरिया का नया बुक जो अभी लॉन्च हुआ है नवंबर 2022 में, जिसका पूरा 2022 का करंट अफेयर उसमें सम्मिलित है। 750 प्लस प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग करा रहे हैं, जिसका सेट 1 और सेट 2 अपलोड कर दिया गया है, एक बार जरूर आप देख लें। 49 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। करगम कहाँ का लोक नृत्य है। करगम जो है लोक नृत्य यह कहाँ का है। तो यह हो जाएगा तमिलनाडु का। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु का है, ये भी हमें याद रखना है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रमुख भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो भारत की प्रमुख भाषा को जो अनुसूची में शामिल किया गया है दोस्तों वह 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं ही थी, यह भी हमें याद रखना है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 51वां नंबर प्रश्न से हमारा साइंस का सेगमेंट स्टार्ट होता है। साइंस का टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार सचिवालय के एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। 51 नंबर प्रश्न की बात करें,
कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों? तो ये हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 52 नंबर प्रश्न, पराबैंगनी किरणें को अवशोषित किया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत, यह भी हमें याद रखना है। 53 नंबर प्रश्न, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु होता है। किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर तथा जिंक यानी कि तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर प्रश्न है कि बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश का वेग जो है ध्वनि के वेग से अधिक होता है, यही इसका कारण है दोस्तों। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। 55 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो ध्वनि सबसे जो तीव्रतम गति में यात्रा करेगी वह ठोस में करेगी। इसमें से ठोस कौन सा है? तो ठोस जो है लकड़ी है। सबसे अधिक ध्वनि जो गति करेगी ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर जो है शून्य होता है। इसके अंदर शून्य होता है यानी कि इसके अंदर निर्वात होता है दोस्तों, इसलिए बल्ब फूटने पर आवाज़ करती है। 57 नंबर प्रश्न है, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। एडुटेरिया का न्यू बुक का करंट अफेयर स्टार्ट है, आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करता है? तो ये कौन सा अम्ल हो जाएगा दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया में हमारी मदद करता है। बात करें लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही हमारे शरीर में थकावट होती है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम अवतल होता है। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। 60 नंबर प्रश्न है, रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो रबर को कड़ा यानी कि मुलायम बनाने के लिए या उसको टाइट बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये भी हमें याद करना है। 61 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। सही कथन को चुनिए। सही कथन को चयन करना है यहाँ। 62 नंबर का प्रश्न है, जो सही कथन इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी के से ज़्यादा होता है, यानी कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है ज़्यादा होता है बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63 नंबर प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर क्या होगा? तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर जो होने वाला है वह 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हमें भी याद रखने वाली चीज़ है, इसका एक सूत्र भी होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64 नंबर प्रश्न, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये होता है पेनक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिका से, यानी कि अग्नाशय के बीटा सेल से जो है इंसुलिन का उत्पादन होता है, ये भी हमें याद रखना है। 65 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का जो है आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है, ये भी हमें याद रखना है। एक यह बुखार की तरह होता है दोस्तों, जो है दूषित जल और दूषित खाना से टाइफाइड रोग होता है। 66 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में जो होता है दोस्तों, मानव शरीर में क्या होता है? तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। क्या होता है? लगभग 70% मानव शरीर में पानी होता है, ये भी हमें याद रखना है। 67 नंबर प्रश्न है कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में जो अम्ल पाया जाने वाला है दोस्तों वो क्या हो जाएगा?
तो पाचन के रसों में पाए जाने वाला अम्ल HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की यहाँ पर इकाई हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। फेल्सापार एस किसका है? तो 69 नंबर प्रश्न है, फेल्सापार एस किसका है? तो यह हो जाएगा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एस है फेल्सापार। 17 नंबर प्रश्न है, फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार जो बना होता है दोस्तों वह शीशा और टीन का मिश्रण होता है, जिससे फ्यूज का तार बना होता है। चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। ACTH हार्मोन स्रावित करता है। तो ACTH हार्मोन जो स्रावित करता है वह कौन सी ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं दोस्तों। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, यह मटर के दाने के समान है, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़ता हिस्सों से दुर्बल हिस्से में गतिमान होती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्रतिचुंबकीय। क्या कहलाती है? प्रतिचुंबकीय कहलाती है। 73 नंबर प्रश्न है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। साबुनीकरण प्रक्रिया से साबुन बनाया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। 74 नंबर प्रश्न है, पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है। तो यह किसका संकेत है? यह बैक्टीरियाई दुर्भाव का जो है एक संकेत है, पेय पदार्थ में एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है। आज के अंतिम प्रश्न की बात करें, 75 नंबर प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है दोस्तों वसा है, फैटिक एसिड है। तो आज हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 7। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया गया है। और एडिटोरिया का करंट अफेयर न्यू बुक जो आया है उसका भी करंट अफेयर का सीरीज 750 प्रश्न का सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर जरूर देख लें। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको इस क्लास में मिलने वाला है। तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।